अजीत की हाई स्कूल की परीक्षा का उस दिन रिजल्ट आना था और जिस दिन उसका रिजल्ट आना था उसको सुबह से एक टेंशन खाए जा रही थी, क्योंकि वो पिछले 2 सालों में भी 2 बार हाई स्कूल की परीक्षा दिया था और दोनों बार फेल हो चुका था। अब तीसरी बार उसके पिताजी ने उसे अच्छी खासी तरीके से समझाया था कि बेटा अगर तुम इस बार फेल हो गए तो मैं तुम्हें घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी आदतें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं और ऐसी आदतों में समाज में जिधर से मैं निकलता हूं लोग मुझे ताने मारते हैं कि अजीत के पिताजी जा रहे हैं। अब अजीत कहता है कि ठीक है। अब उसके पिताजी अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं और ड्यूटी पर जाने के बाद जैसे ही शाम होती है हाई स्कूल का रिजल्ट जारी होता है। वो हाई स्कूल का रिजल्ट देखता है, इस बार वो 3rd डिवीजन पास हो चुका था और 3rd डिवीजन जब पास होता है अपने पिताजी को बताता है तो पिताजी को एक बार गुस्सा आती है कि 3 साल बाद, ये 3 साल लगातार हाई स्कूल में फेल होने के बाद तीसरी साल हाई स्कूल की परीक्षा का एग्जाम जो है वो उत्तीर्ण किया है, पास किया है, वो भी 3rd डिवीजन में और एकदम कागार पे आके। अगर 2-4 नंबर और किसी विषय में ना मिले होते तो ये फिर तीसरी साल भी फेल हो जाता। अब अजीत जो है वो खुशी का इजहार अपने पिताजी से करना चाह रहा था, लेकिन पिताजी ने उसे सीधा तरीके से समझा दिया कि बेटा मैं तुम्हारे इस मार्क से जो तुम नंबर लाए हो, इस नंबर से मुझे कोई किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं है। तुमसे अच्छा है कि तुम ये जो धरती है इसको छोड़ देते, तुम धरती पे बोझ हो और अपनी माँ के कोख के नाम पर बिल्कुल कलंक हो। मेरा नाम डुबो रहे हो, जिस तरफ मैं निकलता हूँ उस तरफ तुम्हारी बेइज्जती के, तुम्हारी लापरवाही के मुझे रोज कोई ना कोई तुम्हारी शिकायत करता ही रहता है। अब अजीत बेचारा हैरान परेशान था, क्योंकि पास हो चुका था 3 साल बाद और उसके बाद वो सोचता है कि आगे क्या किया जाएगा। वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी क्या मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकता हूँ। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम आगे की पढ़ाई किस तरीके से जारी करोगे, तुम पढ़ने में इतने कमजोर हो, तुम्हारी हर जगह से जो है शिकायत आती है, ये पढ़ने वालों का लक्षण नहीं है। जो तुम्हारे अंदर दिख रहा है ये पढ़ने वालों का लक्षण बिल्कुल नहीं है। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, घर की खेती बाड़ी है उस खेती बाड़ी में अपना काम धाम करो, ऐसा उसे समझाते हैं। लेकिन फिर पूरी कहानी में दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि अजीत जो है वो एक सफल इंसान बन के उभरता है। पूरी कहानी में एक ऐसी बात आती है जो बात अजीत को लग जाती है और वो बात अजीत को उसके जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर ही नहीं करती बल्कि उसे सफल बनाकर छोड़ती है। आखिर क्या थी पूरी कहानी की सच्चाई? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए कहानी को आगे तक सुनिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी सीख देने वाली, समाज को सुधारने वाली, जिससे आप कोई चीज सीख सकें, ऐसी कहानियां आपके अपने इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर सुनाऊं आपको, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों दरअसल कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान का एक जिला पड़ता है जोधपुर और इसी जोधपुर का एक छोटा सा गांव, यहीं का रहने वाला अजीत। अजीत के पिताजी चीनी मिल में बड़े बाबू थे, सरकारी नौकरी थी, ठीक ठाक घर में उसका लालन पालन हो रहा था। लेकिन अजीत का शुरू से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अजीत जैसे तैसे कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करता है, वो भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है, उसके पिताजी बाकायदा स्कूल में जाते हैं और मास्टर साहब को कुछ पैसे वगैरह देते हैं, कुछ लालच दे के कहते हैं कि हम जिस घराने से आते हैं उस घराने में हमारा बहुत मान जान है। ऐसे में इकलौती संतान अजीत पढ़ने में इतना कमजोर है, वो फेल हो जाएगा। तो मास्टर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, कैसे ही उसको कृपांक देके, कैसे ही उसको 2-4 नंबर उसका बढ़ा के उसको कक्षा 8 में पास कर देते हैं। उसके बाद वो अगली साल थोड़ा सा मन पढ़ाई में लगाता है, कक्षा 9 में पहुंच जाता है और कक्षा 9 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब हाई स्कूल में आता है तो हाई स्कूल में पूरा दिन वो बैट बल्ला उठाता और सुबह ही निकल जाता। क्योंकि माँ बाप की अकेली संतान था, माँ बाप की अकेली संतान होने के नाते माँ जो है वो बहुत ज्यादा लाड प्यार करती थी अजीत को, और उसी माँ के लाड प्यार ने अजीत को पूरी तरह से बर्बाद कर रखा था। जब भी पिताजी चीनी मिल काम पर अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे और लौटकर वापस आते थे तो किसी भी दुकान पर वो घर के लिए साग सब्जी कुछ भी सामान खरीदने के लिए रुकते थे तो शायद ही कोई ऐसी दुकान हो जहां पर अजीत का बकाया नहीं रहता था। जो ही मिलता, जो ही दुकानदार बोलता अजीत के पिताजी से कि भैया आपका बेटा अजीत आया था,
उसने हमारे दुकान से फला सामान लिया है, गुटखा लिया है, ये नशे की चीज लिया है। और अजीत के पिताजी उस एरिया के मानिंद आदमी थे। ऐसे में उन्हें अजीत की आदत बहुत बुरी लगती थी। कई बार उन्होंने अजीत को समझाया भी कि बेटा, हम जिस खानदान से आते हैं, हमारा क्षेत्र में एक मान जान है और तुम इकलौती संतान हो के हमारा नाम डुबो रहे हो, ऐसे में ये चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन अजीत बचपना था, उसका बचपना जाने का नाम नहीं ले रहा था। अजीत सुबह ही अपना बैट बॉल लेता और बैट बॉल लेकर खेलने निकल जाता। पिताजी इधर जब जाने लगते ड्यूटी से तो कहते कि बेटा अजीत बैठकर पढ़ाई कर लेना। वो कहता था ठीक है पिताजी। लेकिन जैसे ही पिताजी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपनी ड्यूटी की तरफ जाते थे, वैसे अजीत अपनी माँ से कुछ खाना पीना मांग के बैट बॉल लेता था और बैट बॉल लेकर क्रिकेट खेलने के लिए चला जाया करता था। करीब 1-1:30 बजे जब वो वापस आता तो उसकी माँ उसे कुछ खाना देती और उसके 10-15 मिनट बाद फिर से वो क्रिकेट खेलने के लिए लौट जाया करता था। और शाम में उसे टाइम फिक्स थी, उसे टाइम पता था कि पिताजी कितने बजे तक घर पहुंच जाते हैं और उसके पहले ही वो क्रिकेट खेलकर अपने घर आ जाया करता था। अब संडे के दिन वो पूरा दिन अपने पिता के सामने पढ़ाई करता था। ऐसा पिता को लगे, ऐसा पिता को प्रतीत हो कि मेरा बेटा बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, पिता को भी लगा कि नहीं, बेटा अब सही ठीक ठाक पढ़ रहा है। और उस साल उसका हाई स्कूल का एग्जाम था, इसलिए जब भी संडे को या कोई सरकारी छुट्टी होती उसके पिताजी घर पर रहते तो उन्हें ये लगता कि नहीं, बेटा पढ़ रहा है, अब इसको क्या कहा जाए। जब वो सामने बैठकर पढ़ रहा है तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। पिताजी पूरी तरीके से तल्लीन थे। पिताजी को पूर्ण रूप से विश्वास था कि उनका बेटा अच्छी रैंक के साथ हाई स्कूल की परीक्षा पास करेगा। लेकिन जब उस साल हाई स्कूल का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि अजीत जो है वो फेल हो चुका है और उसके पड़ोस के कई लड़के वो अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं। अब जो लोग अच्छे नंबर से पास हुए थे वो लोग उसकी हुटिंग करने लगते हैं, उसका मजा लेने लगते हैं अजीत का। और अजीत को ये बात ज्यादा नहीं अखरती थी, क्योंकि अजीत को और अजीत की माँ को ये सच्चाई पता थी कि उसने पढ़ाई तो की नहीं है, उसने तो दिन भर खाली क्रिकेट और मैच खेला है। पढ़ाई की होती तो उसे लगता कि नहीं, मैं फेल हो गया, मेहनत किया, मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज थी, पिता को ये बातें नागवार गुजरती हैं जब समाज के लोग पिता से क्वेश्चन प्रश्न करना शुरू करते हैं कि भैया आपके बेटे का कितना नंबर आया, तो वो किस मुंह से बताते कि मेरा बेटा फेल हो गया। खैर, पिताजी धैर्यवान पुरुष थे। पिताजी बेटे को फिर से समझाते हैं, कहते हैं बेटा, जो घुड़सवार मैदान में घोड़े पर चढ़ते हैं वही ही नीचे फिसलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सफलता असफलता दोनों ही जीवन का एक अंग है। अगर तुम इस साल फेल हो गए तो कोई जरूरी बात नहीं कि तुम हम हमेशा फेल ही होते रहोगे, तुम पास भी होगे बेटा। मैं तुम्हारे पीछे जितना मेहनत करना चाहिए, जितना पैसा लगाना चाहिए वो लगाऊंगा। हो सकता है तुमने मेहनत की है, क्योंकि पिता को लगता था कि ये दिन भर पढ़ता है, लेकिन अब तुम्हारी किस्मत कहो या भाग्य कहो, कुछ भी, तुम फेल हो गए, कोई बात नहीं बेटा, ये तो समाज है, ये तो गांव है, ये तो पवस्त है, यहाँ लोग एक दूसरे पर हंसते हैं और तुम असफल हो गए हो इसलिए लोग हंस रहे हैं, कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे, तुम दोबारा से पढ़ाई करो हाई स्कूल की। अब जब पिताजी पीछे से इतना बेटे को बकअप करेंगे, एक लौता लड़का, चूंकि माँ का भी दबाव था, वो अपने पति को समझा देती थी कि बेटे को ज्यादा डांटना नहीं, बेटे को लाड प्यार करना, बेटे को ज्यादा परेशान मत करना कि वो फेल हो गया है। तो पिताजी भी कहते हैं कि ठीक है। अब उसके साथ वो नरमी बरत देते हैं और फिर हाई स्कूल का अगली साल फिर से वो तैयारी करता है। और तैयारी करने के बाद पूरी साल वही उसी स्थिति में जैसे वो पहली साल पढ़ाई किया करता था, उसी रफ्तार से वो पढ़ाई करता है, तनिक भी बदलाव नहीं लाता। और तनिक बदलाव ना लाने का कारण ये होता है कि जब दूसरी साल उसका रिजल्ट आता है, इस बार वो फिर हाई स्कूल की परीक्षा फेल हो जाता है। और जब दूसरी बार वो परीक्षा फेल हो जाता है तो पिताजी बहुत ही आत्मग्लानि होती है। वो एक बार तो उसकी माँ से कहते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, ये कुछ दूसरा करना चाह रहा है, कई लड़कों के साथ ये पूरी तरीके से आवारा हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, अब इसका कोई समाधान नहीं है। ऐसा करो कि इसको कहीं परदेश भेज दो नौकरी करने के लिए। अब उसकी माता जी कहती हैं कि अजी आप भी अजीब बात करते हैं, अभी छोटा सा नन्हा सा लड़का, बालिग भी सही से नहीं हुआ है, और हमारे घर में किस चीज की कमी है जो हम बेटे को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दें या कहीं नौकरी करने के लिए बाहर भेज दें। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है और ना हम बिल्कुल ऐसा करना ही चाहते हैं। तो माताजी के कहने पर पिताजी रुक जाते हैं। अब जब पिताजी रुक जाते हैं तो उसको थोड़ा सा और बल मिल जाता है। अब
तीसरा साल का फिर एग्जाम आता है, दूसरे साल ये हाई स्कूल फिर से जब फेल हो जाता है, जब तीसरे साल का एग्जाम आता है, पिताजी इस बार ज्यादा जो है अपना दिमाग लगाने लगते हैं। वो अपने ऑफिस जाते, थोड़ा लेट जाते, उधर समय से लौट आते, समय से लौटने के बाद बेटे को खुद ही पढ़ाई कराते, कोचिंग भी लगवा दी। कोचिंग लगवाने के बाद कहने का मतलब जो सारी सुख सुविधाएं पढ़ने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी सुख सुविधाएं अजीत को मिल जाती हैं। लेकिन अजीत की एक चीज और ज्यादा इस साल बिगड़ जाती है कि पिताजी जिन किराने की दुकान पर, जिन पान की गुमटियों पर जाते थे, वहां पर सब ये बताते थे कि अब अजीत जो है वो सिगरेट भी पीने लगा है। अब पिताजी को जब एक गुमटी वाले ने कहा, एक पान की खोखे वाले ने कहा कि भैया अजीत का जो है वो 200 रुपया सिगरेट का बकाया है, तो पिताजी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये पता नहीं किसका साथ पकड़ लिया है, कहाँ पे जाके किन लड़कों के साथ रह रहा है। लेकिन चूंकि अपनी संतान थी, इकलौती संतान थी, 200 रुपए वो उस दुकानदार को देते हैं और कहते हैं कि बिना मेरी परमिशन के कभी किसी भी चीज को जरूरत हो उसको, अगर वो मांगे तो उसको बिल्कुल मत देना। अब पिताजी उसको पढ़ाने लगते हैं, वो स्कूल भी जाने लगता है। अब स्कूल से एक दिन शिकायत आती है कि उसके पिताजी को स्कूल वालों ने बुलाया है। अब स्कूल वालों ने जब बुलाया है तो पिताजी फिर अगले दिन छुट्टी लेते हैं, और जब स्कूल में जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी 6 महीने की स्कूल की फीस बकाया है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं तो हर महीने फीस समय पे, बल्कि 2-4 दिन पहले ही उसके हाथों भेज देता हूँ। तो उसको बुलाया जाता है, अजीत को। अजीत जब क्लास टीचर और प्रिंसिपल के सामने आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ भाई, मैंने तुम्हें हर महीने समय से पहले फीस दे दी, तुमने स्कूल में फीस क्यों नहीं भरी। तब अजीत कहता है कि पिताजी वो पैसे मुझसे खर्चा हो गए। अब सवाल ये था, उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है। अब वहाँ पे वो टीचर थे, स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह थे, तो वो वहाँ पे कुछ नहीं कहते हैं। खैर जो फीस थी वो भर कर वहाँ पर घर चले आते हैं और माँ को बताते हैं कि अजीत की ये हाल है। अब माँ को भी ये लगने लगा था कि तीसरा साल है, स्कूल की परीक्षा है, और ऐसे में अगर अजीत अब की बार फेल हो जाता है तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और फिर अजीत की माँ को ये भी लगता है कि एक लौता बेटा है, अभी तक जो लाड प्यार था वो एक सीमा तक था। 2 साल हाई स्कूल की परीक्षा फेल हो चुका है, तीसरी साल में जब फेल हो जाएगा तो ये मेरा बेटा पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। और जब इस बाबत उसके पिताजी बताते हैं कि इसने 5-6 महीने की स्कूल फीस खा ली, अब ये सिगरेट का पैसा मुझे भरना पड़ा है, तो उसके माता जी को लगता है कि नहीं, अब इतना ज्यादा लाड दुलार नहीं करना चाहिए। अब वो मैच खेलने जब भी जाता तो उसकी माँ कहती कि मैं तुम्हारे पिताजी को आने के बाद बता दूंगी। अब वो डर सहम जाता। अब जब डर सहम जाता तो वो पढ़ाई करने लगा, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण, इधर उधर लड़कों के साथ टहलने के कारण उसका जो पूरा मानसिक संतुलन था वो पूरी तरीके से बिगड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी क्षेत्र में आप अगर गड़बड़ है, आपको समझ कुछ चीज नहीं आ रही है, तो करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, वो मन लगा के पढ़ने लगता है और कम ही समय बचता है फिर परीक्षा की तैयारी में। और परीक्षा होने में 1-1.5 महीने मन लगाकर पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वो हाई स्कूल की परीक्षा देता है, स्कूल का एग्जाम देता है। और जब हाई स्कूल का एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो इस बार तीसरी साल 3rd डिवीजन पास होता है। और जब 3rd डिवीजन पास होता है और जैसे ही फिर अपने पिताजी के पास आता है, पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं 3rd डिवीजन हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिया। पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। अरे 3 साल बाद तुम हाई स्कूल की परीक्षा, वो भी 3rd डिवीजन पास हो गए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही बुरी बात है। अब पिताजी बैठे थे बरामदे में, अचानक कमरे से उन्हें सिगरेट की बू आने लगी, सिगरेट की दुर्गंध आने लगी। और जब वो कमरे में अंदर घुसते हैं तब तक ये सिगरेट पीता रहता है जी। तो सिगरेट क्या करता है, उसको अपने बेड के नीचे रगड़ कर बुता देता है। वो जैसे ही वो बुतती है, लेकिन कमरे में पूरी बदबू थी सिगरेट की। पिताजी को गुस्सा आ जाता है और पिताजी उसे यही कहते हैं कि बेटा या तो तुम घर छोड़ दो या तो मैं घर छोड़ दूंगा। पिताजी मारने लगते हैं, माता जी आ जाती हैं, माता काफी समझाती हैं, लेकिन पिताजी का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर था कि तुम इस तरीके से कर रहे हो। जो लोग मुझसे 200 रुपया लिए हैं, दुकान वाले, गुमटी वाले, वो सब गलत पैसा नहीं लिए हैं, तुम सही सही में सिगरेट पीते थे। वो कहता है कि नहीं पिताजी। अब पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो मैं तुम्हारा बाप हूँ और बाप को तुम मत सिखाओ, सिगरेट तुम पी रहे थे। और उसकी माताजी कह रही थी अपने पति से, यानी कि अजीत के पिताजी से, कि नहीं ये सिगरेट नहीं पीता है। अब पिताजी माताजी दोनों कमरे में, विशेष करके पिताजी
कमरे में सिगरेट खोजने लगते हैं और सिगरेट का आधा जला टुकड़ा, जो कि पूरी तरीके से उसमें आग नहीं थी, वो मिल जाता है। जब उसकी माताजी को दिखाते हैं तो माताजी भी झेप जाती है। फिर अजीत को रात भर काफ़ी समझाती हैं, कहती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत से काम करते हैं और मेहनत से काम करने के बाद एक एक पैसा कमा कर लाते हैं, और तुम इस तरीके से बेटा इस रास्तों पर चल रहे हो, ये रास्ते जो हैं कहीं ना कहीं तुम्हें बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगे। और तुम एक लौती संतान हो, तुम्हारे पिताजी या मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से, चाहे खाने की चीज़ें हो, चाहे कपड़े की चीज़ें हो, या तुम्हारी शानो शौकत हो, किसी चीज़ में बेटा हम कोताही नहीं बरतते हैं। ऐसा सिला अपने पिताजी को और हमें काहे दे रहे हो। और जब ये काफ़ी देर तक बातें चलती हैं तो अजीत को एक आत्मग्लानि होती है, और पिताजी की एक बात और पिताजी की मार उसके दिल में मानो एक पत्थर सा बना के प्रवेश कर गई हो, बैठ गई हो। अजीत पूरी रात सोचता है और फिर सुबह सुबह एक बैग पैक करता है, और बैग पैक करने के बाद वो अपने माताजी से कहता है कि माताजी अब मैं बाहर जाऊंगा। माताजी कहती है कि तुम बाहर तो जाओगे बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तुम कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, क्या करने जाओगे। वो कहता है कि माताजी कुछ भी नहीं, मैं जहाँ मेरी मर्जी होगी वहाँ मैं जाऊँगा, और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। वो पिताजी को बताती हैं, पिताजी भी कहते हैं कि नहीं बेटा कहीं मत जाओ, मुझसे कल रात में गलती हो गई। दोनों माता पिता जो है माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अजीत को वो बातें जो रात में हुई थी, माता पिता ने कहा था, पूरी तरीके से अजीत के दिमाग में बैठ चुकी थी और घर कर चुकी थी। अब उसने ठान लिया था कि इस घर पे तो नहीं रहना है, मुझे चाहे जो करना है। और फिर वो अपना झोला बिस्तर पैक करके, जो भी उसके पास 2-4 सेट कपड़े थे, कपड़ा एक बैग में डालता है, अपने माता पिताजी से बिना बताए ही कहता है कि मैं कहीं चला जाऊंगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा, और अब की बार जब आऊंगा पिताजी और माताजी तो आपसे वादा है एक अच्छा इंसान बनकर आऊंगा। अब जब वो चला जाता है तो उसके माता पिताजी जानते हैं। फिर 24 घंटे बाद उन्हें एक फोन आता है कि वो दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली पहुंचने के बाद, दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो एक ऐसा स्थान ढूंढता है जहां पर काफी लड़के तैयारी कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों। उस स्थान पर जाता है, वहां पर फिर वो उसके 1-2 रिलेटिव रहते हैं, वो मिल जाते हैं। वो रिलेटिव लोग जो है वहां पर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसके घर पर फोन करके बताते हैं कि नहीं हमारे पास ही। अब वहां पर वो उन लोगों का खाना पीना बनाने लगता है। करीब 1 साल जब वो खाना पीना बनाता है तो वो देखता है कि ये लोग कितना पढ़ाई में तल्लीन रहते हैं, कितना मन लगा के, कितना अपना दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। ये लोग तो, इन लोगों को खाना खाने की भी फुर्सत नहीं रहती, इतना ज्यादा पढ़ाई में तल्लीन रहते हैं। अब उसमें से एक रिलेटिव जो था वो क्लोज था, वो अजीत के बुआ का सगा लड़का होता है और तैयारी कर रहा होता है यूपीएससी की। चूंकि भैया लगता था तो कहता है कि अजीत ऐसा है कि तुम जब खाना पीना हम लोगों के लिए बना लेते हो, उसके बाद खाली ही रहते हो, क्यों ना तुम ग्रेजुएशन कर लो। तो वो कहता है कि हाँ भैया कहीं एडमिशन करा दो। एक कॉलेज में फिर उसके बुआ का लड़का उस अजीत का ग्रेजुएशन में एडमिशन कराता है। 3 साल तक लगातार अजीत घर नहीं जाता है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहां से पूरी करता है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके बुआ का लड़का जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहा था। अब उसका बुआ का लड़का जब सिलेक्ट हो जाता है तब अजीत और उसके बुआ के लड़के एक साथ ही क्वेश्चन आंसर करते थे। अब अजीत को ये लगता है कि जब उसके बुआ का लड़का सेलेक्ट हो सकता है तो भैया तो मुझसे ही क्वेश्चन आंसर करते थे, और जो क्वेश्चन आंसर पढ़ के उन्होंने एग्जाम दिया है वही क्वेश्चन आंसर पढ़ के मुझे भी एग्जाम देना है। जब भैया सेलेक्ट हो सकते हैं यूपीएससी में तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। जब वो एक इंसान है, मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ। यहाँ पर दूसरी बात उसके माइंड पर फिर से दोबारा बैठ जाती है, और फिर वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है। अपने भाई से पूछता है कैसे फार्म भरा जाएगा, क्योंकि अब उसका भाई भी सहयोग करने लगा था। अब वो खाना पीना बनाना बंद कर दिया। खाना पीना बनाने का जो सिस्टम था, जहाँ से 4 पैसे कमाता था, उसके बुआ के लड़के ने कहा कि अब तुम अजीत ऐसा करो कि तुम खाली तैयारी करो, तुम खाना पीना ये सब वेतन तनख्वाह पैसा ये सब किनारे करो, मैं जितनी खर्चा लगेगी तुम्हें दूंगा। 3 साल तुम घर नहीं गए हो, 3 साल तुम गाँव नहीं गए हो, माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
अच्छा, माता पिता को जब याद आती थी बेटे की, तो माता पिता क्या करते थे, माता पिता खुद ही उससे मिलने चले आया करते थे। ऐसा नहीं कि 3 साल तक माता पिता मिले ही नहीं। अब माता पिता मिलने आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम चलो, तो कहता है कि नहीं, माता पिता से अपने कहता है कि मम्मी पापा मैं चलूंगा नहीं। जब मैंने 3 साल काट लिया तो 1-2 साल और, अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और भगवान चाहेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर फॉर्म आता है, अपने भाई से वो बातें करता है, उसका भाई उसे पैसा देता है, यूपीएससी का फॉर्म भरता है। पहले प्रयास में वो मेंस तक पहुंच जाता है और मेंस के बाद वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है, और इंटरव्यू में फेल होने के बाद वो हताश होता है, सोचता है कि यार इतनी मेहनत की मैंने, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसके बुआ का लड़का कहता है कि भाई देखो, मैं भी 3 बार प्रयास में तीसरी बार सफल हुआ हूं, तो अभी तो तुम्हारा पहला ही प्रयास है और तुमने अच्छा खासा अपना जो है, जो वो देना था रिजल्ट, वो अच्छा खासा रिजल्ट दिया, और एक बार और तैयारी करो, नहीं होता है तो फिर कुछ दूसरा देखेंगे, अब तो तुम्हें पढ़ने अच्छा खासा आने लगा है। तो वो कहता है कि हाँ, दूसरी बार वो यूपीएससी की पढ़ाई पूरा तन मन लगा के पूरा पढ़ता है, और उसके बुआ का लड़का उसका ढंग से सपोर्ट करता है। और इस बार जब यूपीएससी का एग्जाम वो देता है तो प्री भी क्वालिफाई कर लेता है, मेंस मुख्य परीक्षा भी, इंटरव्यू में जाता है। इंटरव्यू में जाने के बाद उससे जब इंटरव्यू में प्रश्न किया जाता है कि आप कहाँ से हैं और आप यहाँ तक कैसे आए, तो पूरी अपनी राम कहानी बताता है। और राम कहानी बताने के बाद इंटरव्यू के लोग जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, उनको भी लगता है कि इसकी इंटरेस्टिंग बहुत स्टोरी है, जो इसकी पूरी कहानी है। इस कहानी में बहुत कम ही बिरले लोग होंगे जो इतना बिगड़ने के बाद एक अच्छे खासे ढर्रे पर आ जाएं, एक अच्छे खासे रास्ते पर आ जाएं। खैर, कुछ दिन बाद यूपीएससी का रिजल्ट आता है, और यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तब वो अच्छे खासे नंबरों से सेलेक्ट हो जाता है, और वो फिर बन जाता है, पुलिस में उसको पोस्ट मिलती है यूपीएससी के थ्रू एडिशनल एसपी की। अब वो एक एडिशनल एसपी बन चुका था, और जैसे ही एडिशनल एसपी बन चुका था, जब उसको ये पता चलता है तो खुशी के मारे झूम उठता है। और झूमने के बाद सबसे पहले अपने भैया को फोन करता है, जो यूपीएससी में उससे 1-2 साल सीनियर थे, वो भी अधिकारी हो चुके थे पुलिस विभाग में ही। वो अपने भैया को बताता है, भैया भी खुशी से झूम उठते हैं, और फिर अपने वहां रिश्तेदारी में फोन करके उसके माता पिता को सूचना देते हैं। अब उसके माता पिता को जब सूचना देते हैं, गांव में ये बातें धीरे धीरे फैलती हैं, क्योंकि खुशी और दुख 2 ऐसे पल होते हैं जो कितना भी आप छुपाना चाहें, ये सब बातें छुपती नहीं, विशेष करके खुशी। और वो भी इतनी बड़ी खुशी कि किसी के घर का लड़का जो इस तरीके से बिगड़ा था, वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया और एडिशनल एसपी बन गया। तो जब गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले मजा लेना शुरू करते हैं। गांव वाले कहते हैं, अरे वो तो गुटखा खाता था, नशा करता था, सिगरेट पीता था, 2 बार हाई स्कूल में फेल, तीसरी बार 3rd डिवीजन पास हुआ है। ऐसे लड़के थोड़ी ना यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है, और वो तो एकदम आवारा टाइप का, नकारा टाइप का लड़का था, वो कैसे यूपीएससी में सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन अगले दिन जब न्यूज पेपर में फ्रंट पर छपकर उसके पिताजी के नाम के साथ उसकी फोटो आती है कि फला गांव के लड़के ने जिले का नाम रोशन किया, तो उसके गांव वालों की आंखें जो है, और जो भी उसको निगेटिव सोच रहे थे, उनकी आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं। 4 साल के लंबे समय के अंतराल के बाद अब वही अजीत, जो कभी गुमटियों पर, पान के खोखों पर, दुकान दुकान पर सिगरेट के लिए, गुटखे, जिसके पिताजी दिन भर किसी भी रास्ते से, किसी भी मोड़ से निकलते थे और उसकी बेटे की शिकायत सुनने को मिलती थी, वो बेटा आज एडिशनल एसपी बन चुका था, वो बेटा आज सफल हो चुका था। और फिर जब वो गांव पहुंचता है तो जो लोग नहीं भी चाह रहे थे उसका सम्मान करते हैं, और फिर एक सम्मान समारोह आयोजित होता है जिसमें उस जिले के बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं। अब अजीत का काफी आवा भगत, काफी सम्मान होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी में, या इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि दोस्तों, हमें जो है किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी चीज का क्षेत्र हो, अगर हम अपने तन और मन और अपने दिमाग में उस चीज को बसा लें कि इस चीज को हमें हासिल करना है, तो यकीन मानिए पूरी कायनात जो है लग जाती है आपको उस चीज से मिलाने के लिए। और दूसरी चीज दोस्तों ये कि अगर आप कुछ टाइम तक बुरे थे, या कुछ टाइम तक आपके रास्ते गंदे थे, गलत थे,
तो कोई ये जरूरी नहीं कि आपको फिर से रास्ता नहीं मिलेगा। आपको रास्ता मिल सकता है, बस जरूरत है सही और सार्थक दिशा में आपको प्रयास करने की। तीसरी चीज आपको इस कहानी में सीखने को मिली दोस्तों कि कभी भी अपने को कमतर नहीं आंकना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी पढ़ने में पहले कमजोर रहा हो वो आगे चल के भी वैसे रहेगा। वो आगे चल के अगर चाहे तो एक इतिहास रच सकता है। और चौथी चीज ये कि ये जमाना जब भी किसी के ऊपर हंसा है तो उसी आदमी ने हमेशा इतिहास रचा है। इसको हमेशा अपने दिमाग में बसा कर रखिए। और कभी कभी किसी अपने की या गैर की बातें किसी को दिल में दिमाग में ऐसी बैठ जाती हैं, ऐसी लग जाती हैं दोस्तों ना, कि आदमी फिर प्रण कर लेता है कि मैं ये चीज करके रहूंगा। और यकीन मानिए जब आदमी ऐसा प्रण कर लेना तो आप मान के चलिए कि उसे आधी मंजिल मिल गई है, आधी मंजिल उसके कर्मों के द्वारा मिल जाएगी। दोस्तों तो ये थी पूरी प्यारी सी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ में जरूर आई होगी। कहानी से आपको कुछ छोटी मोटी सीख जरूर मिली होगी। फिलहाल आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से देख रहे थे, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अजीत के बारे में आपका क्या कहना है, उसके पिताजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बुआ के लड़के के बारे में आपका क्या कहना है, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूंगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।